हेलो एवरीवन। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के सभापति। ओके। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदाधिकारी, राज्यसभा के जो पदाधिकारी कार्यों में सभापति और उपसभापति शामिल होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है उपराष्ट्रपति, जिसको सभापति कहते हैं। फिर होता है उपसभापति, फिर उसका सदस्य। सबसे ऊपर होता है उपराष्ट्रपति, फिर उसमें नीचे होता है उपसभापति और फिर बाद में रहता है उसका सदस्य। फिर बात करें राज्यसभा की कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए, राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होता है। जब सभापति अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनके कार्यों को उपसभापति द्वारा किया जाता है। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और अब बात करें उपराष्ट्रपति क्या होता है। उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद वरीयता क्रम से दूसरे स्थान पर आता है। और संविधान अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। फिर भी वह एक सदन राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के एक सभापति का अध्यक्ष होता है। और अब बात करें निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है जिसे लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए कि संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और 15,000 रुपए जमानत राशि और निर्धारित की गई है। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 के क्रम प्राप्त करता है तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है। और वही बात करें 1/6 से कम प्राप्त करता है तो वो अपनी जमानत राशि खो देता है। अब चुनाव की विधि देखें। निर्वाचन के लिए चुनाव की विधि क्या होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होता है। ओके। और अब इसकी योग्यता की बात कर रहे हैं तो इसमें उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो अनुच्छेद 66 के 3 थर्ड के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति पद है तो निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहली होती है भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और अनुच्छेद 66 या 4 वह राज्यसभा व सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वहीं हम बात करें कार्यकाल पदावधि की तो वो संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यह अपना 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे देता है। वहीं बात करें शपथ पत्र तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को संविधान व विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। और अब बात करें वेतन की तो अनुच्छेद 79 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपए मासिक वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। बात करें 1997 के पश्चात राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के पेंशन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और अब जब हम त्याग पत्र का देखें तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और जब हटाना हो तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को राज्यसभा से ही शुरू की जा सकती है। और यदि अगर राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों को बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति सभापति को पद मुक्त कर सकते हैं। यदि लोकसभा एक प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, ऐसे आश्रय प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व किया जाना आवश्यक होता है। और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण को लगातार 2 बार त्यागपत्र देना पड़ा और वर्तमान में एम वेंकैया नायडू के 15वें क्रम में 12वें उपराष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं देना पड़ा। अपना प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम राधाकृष्ण था जो लगातार 2 बार रहे। और वही बात करें हम उनकी तो अभी वर्तमान वेंकैया नायडू है। और बात करें उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होता है, इसलिए वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर उपराष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। वह सदन के सदस्यों को विशेष अधिकार का संरक्षण देता है
जब बात करें राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते अर्थात मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग से उन्हें हटाया गया हो तो, या बीमारी के कारण व विदेश यात्रा के कारण पद पर नहीं हो तो नहीं हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और अब देखिए उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। 6 माह में राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के रूप में वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। बात करें उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब वो संसदीय किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए उसे राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। परंतु यदि किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष के बराबर मत हो तो वो निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। अगर मतलब दोनों के पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो तब वो निर्णायक मत दे सकते हैं। और जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और अब बात करें उपसभापति का क्या रोल है। जब सभापति अपने पद पर नहीं होते हैं तो उन्हें कार्यों को उपसभापति देखते हैं। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, उसका चयन राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है। और बात करें उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। वहीं हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है। कानून बनाने और संविधान संशोधन करने के मामले में दोनों सदनों की शक्तियाँ एक समान है, परंतु धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा की अधिक शक्तियाँ हैं और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा में केवल राज्यसभा धन विधेयक की केवल 14 तक रोक सकती है। और अब बात करें हम राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती है। राज्यसभा की विशेष शक्तियों में सबसे पहला है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को संघ सूची का विशेष घोषित कर सकते हैं। और दूसरा है कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के लिए 3/2 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। और हम देखें मूल संविधान में से 2 अखिल भारतीय सेवाएं IAS और IPS थी। ये जो मूल संविधान में से अखिल भारतीय सेवाएं में से एक IAS और IPS होती है। और 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा IFS का भी गठन हुआ था। IFS का कब हुआ था? 1966 में। अतः वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS।